हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 4 फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बारे में पढ़ा था, जो कि आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बाकी की 4 प्रॉपर्टीज़ जो बच गई हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो है प्रोटीन बाइंडिंग, किलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म एंड ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये होती क्या हैं एंड इनका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आती है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में हमने थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसका सिंपली क्या मतलब होता है, जब एक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है एंड उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस फिनोमिना को जो है प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग जो है वो कहा जाता है। मतलब एक हमारे पास कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है एंड वो जो है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करता है एंड उसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस फिनोमिना को जो है प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग जो है वो कहा जाता है। अब जो प्रोटीन बाइंडिंग है ये 2 टाइप की हो सकती है। एक आता है रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग एंड दूसरा आता है इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। फर्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो ड्रग के साथ में बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्सेस के द्वारा बाइंड होता है, जैसे कि वंडरवॉल्स फोर्सेस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इसलिए क्या होता है कि वो बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है एंड इस वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्स से वापस से प्रोटीन एंड ड्रग का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एंड इसके अंदर वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, जैसे कि वंडरवॉल्स फोर्सेस हो गई या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स से वापस से ड्रग एंड प्रोटीन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो सकती है, क्योंकि ड्रग फ्री हो गई है प्रोटीन से। तो इसलिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। बट इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, एक बार ड्रग एंड प्रोटीन बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वापस से टूटता नहीं है एंड ये जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कॉम्प्लेक्स से वापस से ड्रग एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस वजह से इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर क्या हो रहा है कि ड्रग एंड प्रोटीन बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे। तो इसके अंदर मेनली जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये सारे प्रोटीन्स जो हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसकी सिंपली हमें डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद में कौन कौन से प्रोटीन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो लिखने हैं। देन प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये 2 टाइप्स की होती है, इनके बारे में लिखना है। उसके बाद में आता है कि प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक्टिव कंपाउंड्स का, उसे इन्फ्लुएंस करता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि फाइनल कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है या फिर रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो अलग अलग जगह पर पहुंच रही है, उस चीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग से बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दोनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं। नाउ जो कॉम्प्लेक्स ड्रग होती है एंड जो फ्री ड्रग होती है, दोनों ही फॉर्म जो है ड्रग की वो इंपॉर्टेंट होती है। जो कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक ड्रग प्रोड्यूस करती है उसके लिए फ्री फॉर्म जो है ड्रग की वो भी इंपॉर्टेंट होती है एंड जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो वाला फॉर्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ये था कंप्लीट प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है किलेशन। किलेशन का सिंपली क्या मतलब होता है, ये एक कॉम्प्लेक्सेशन का टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो होता है मेटल आयन एंड दूसरी तरफ होते हैं लिगेंड आयन। तो लिगेंड्स जो हैं इनकी मेटल आयन के साथ में बॉन्डिंग होती है, तब जो फाइनल फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एंड कॉम्प्लेक्सेशन का ही एक टाइप जो है वो किलेशन होता है। तो जब किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो है वो कंबाइन हो सकता है एक मेटल आयन के साथ में, उससे जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। उस कॉम्प्लेक्स को जो है किलेट कहा जाता है एंड जो कंप्लीट प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का उसे किलेशन कहा जाता है। सिंपली किलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक मेटल आयन जो है वो लिगेंड के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एंड उससे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे कि किलेट कहेंगे एंड इस प्रोसेस को जो है किलेशन कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आता है EDTA। EDTA क्या होता है, ये लिगेंड की तरह काम करता है एंड ये मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को जो है किलेशन कहा जाएगा।
नाउ जो किलेशन प्रोसेस है इसका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में क्या रिलेशन होता है, तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ यूज टू ट्रीट टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल। मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी मेटल की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसे ट्रीट करने के लिए किलेशन प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी लिगेंड को, जैसे कि ईडीटीए को, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब जो ईडीटीए है वो मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेटल जो है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो अब वो अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज नहीं करेगा। सेकेंड यूज़ इसका आता है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो जैसा अभी हमने देखा कि मेटल की वजह से टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हमारी बॉडी के अंदर हो गई तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी तरह की पॉइजनिंग हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो भी हम किलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा जिस भी चीज़ से पॉइजनिंग हो रही है उसके साथ हम किसी एक और सब्सटेंस को ऐड करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे कि उस कंपाउंड की वजह से पॉइजनिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कंपाउंड जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो पॉइजनिंग कॉज कर रहा था। सो ये था कंप्लीट किलेशन के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बायो आइसोस्टेरिज्म। सो बायो आइसोस्टेरिज्म का सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी दो हमारे पास में केमिकल सब्सटीट्यूएंट्स है जिनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड साथ ही साथ सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, तो उन्हें जो है बायो आइसोस्टेरिज्म कहा जाएगा। अब जो ये बायो आइसोस्टेरिज्म है दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म एंड सेकेंड इज नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म। तो इन दोनों के बीच में एक ही पॉइंट जो है वो सबसे मेन डिफरेंस है, वो हमें याद रखना है। क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म के अंदर क्या होता है कि इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है एंड साथ ही साथ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी सेम होती हैं। एंड जो नॉन क्लासिकल होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम नहीं होता, बट इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है या जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो सेम होती है। तो यही मेन पॉइंट हमें याद रखना है कि क्लासिकल जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होता है एंड जो नॉन क्लासिकल होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होता है। बाकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो दोनों के अंदर ही सेम होती है। अब जो क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट आते हैं मोनोवैलेंट या फिर यूनिवैलेंट। इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंसी बचती है अटैच होने के लिए। देन बाईवैलेंट के अंदर क्या होगा, दो वैलेंसीज फ्री होती हैं। ट्राईवैलेंट के अंदर 3 वैलेंसीज फ्री होती हैं। टेट्रावैलेंट के अंदर 4 वैलेंसीज फ्री होती है। रिंग इक्विवेलेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ जो बायो आइसोस्टेरिज्म है इसका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में क्या रिलेशन होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसका फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर यूज होता है। देन नेक्स्ट इज इसे यूज करा जाता है टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने में एंड साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी को चेंज करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इसे यूज किया जाता है सेफ एंड मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के लिए। देन जो बायो आइसोस्टेरिज्म होता है ये बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। तो इस तरीके से ये था कंप्लीट बायो आइसोस्टेरिज्म के बारे में। नाउ जो लास्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है वो आती है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, जो क्या करता है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इन आइसोमर्स को जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है एंड जो फिनोमिना होता है उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब जो आइसोमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट के अंदर रोटेट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं, उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहा जाता है। एंड जो आइसोमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट के अंदर रोटेट करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं, उन्हें लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कहा जाता है। अब जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आते हैं इनैंशियोमर्स एंड दूसरे आते हैं डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं एंड ये जो है मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये हमारे इनैंशियोमर के एग्जाम्पल है, ये और ये जो है ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे के एंड साथ ही साथ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। एंड सेकेंड टाइप आता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स जो हैं ये नॉन मिरर इमेजेस होते हैं एंड साथ ही साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल हो गया, ये दोनों जो है ये मिरर इमेजेस भी नहीं है एंड ये दोनों जो है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं, तो ये हो गए डायस्टीरियोमर्स। अब ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं लेफ्ट में या राइट में, तो उन्हें जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। नाउ जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में क्या रिलेशन होता है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनैंशियोमर्स के, जिसके अंदर प्लस फॉर्म जो है उसकी अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एंड जो माइनस फॉर्म है उसकी अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म की अलग होती है एंड लीवो फॉर्म की अलग होती है। जैसे कि माइनस एड्रेनालिन जो होता है ये ज़्यादा एक्टिव होता है देन प्लस एड्रेनालिन। एंड कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, एक इनैंशियोमर तो एक्टिव होता है, मतलब बायोलॉजिकल कोई वो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, बट दूसरा जो है वो टॉक्सिक होता है।
तो ये होता क्यों है कि प्लस की एक्टिविटी अलग होती है एंड माइनस की अलग होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, तो इस वजह से एक्टिविटी जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है ऐसे आइसोमर जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट जो स्पेस के अंदर एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है डबल बॉन्ड के अराउंड वो डिफरेंट होता है, तो उन्हें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाता है एंड जो फिनोमिना होता है उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब ये जो है दो टाइप का होता है, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस का मतलब होता है कि सेम साइड पर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर CH3 जो है वो सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो इसे जो है सिस आइसोमर कहा जाएगा। एंड ट्रांस के अंदर सेम ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे जो है ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। नाउ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ में क्या रिलेशन होता है? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि वो ग्रुप जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके इनर एटॉमिक गैप जो होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो भी डिफर करती है। जैसे कि जो ट्रांस आइसोमर होता है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल का, उसकी 14 टाइम्स ज़्यादा ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है देन सिस कंपाउंड। मतलब डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल का जो ट्रांस आइसोमर होता है वो 14 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है सिस कंपाउंड के। तो ये था कंप्लीट ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ये थी सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना था। अब इसके अंदर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो यहाँ पर आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।